फ्रेंड, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पैराथायरॉयड ग्लैंड की। तो आज हम बात करेंगे पेनक्रियास की। तो सबसे पहले पेनक्रियास की लोकेशन देख लेते हैं कि पेनक्रियास लोकेटेड कहाँ होता है। एडजेसेंट टू स्टमक, यानी मिसाल के तौर पे अगर ये हमारा स्टमक है तो इस स्टमक के जो है वो एडजेसेंट, मतलब यहाँ पर क्या मौजूद है, ये पेनक्रियास जो है वो मौजूद। तो ये हमारे स्टमक के एडजेसेंट यानी उसके करीब जो है वो मौजूद होता है। अब अगर इसका हम फंक्शन देखें पेनक्रियाज का, तो ये जो पेनक्रियाज है ये दोनों तरह से काम कर रहा है। ये हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम कर रहा है और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम कर रहा है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, जिनकी सिक्रीशंस किसी डग के जरिए किसी कैविटी में जाती है, किसी बॉडी सरफेस पर जा रही है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जिनकी सिक्रीशंस हार्मोन होती हैं और ब्लड में जाती हैं उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारे पास ये जो पेनक्रियाज है ये दोनों तरह से काम कर रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम कर रहा है और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम कर रहा है। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे किस तरह से काम करता है, तो इसमें से कुछ सिक्रीशंस होती हैं, जैसे बाइकार्बोनेट हो गया, वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए। अब इनको मिलाकर हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। तो इसमें पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होते हैं और ये पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए होते हुए कहाँ पर चले जाते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक चले जाते हैं। इस वजह से इसको हम कह रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन हमने यहाँ पर इसका एक्सोक्राइन फंक्शन को डिस्कस नहीं करना, यहाँ पर हमने डिस्कस करना है इसके एंडोक्राइन फंक्शन को डिस्कस करना है। तो ये जो एंडोक्राइन पार्ट है इसका, अगर हम इसके एंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है सिर्फ 2%। 2% इसका एंडोक्राइन पार्ट है, बाकी जितने भी परसेंट है जो है वो 98%, नाइन जो है वो 98% जो है वो है एक्सोक्राइन इसका part। सिर्फ 2% इसका ये एंडोक्राइन। अच्छा, पहले हमें पेनक्रियास के बारे में इसका एक्सोक्राइन फंक्शन पता था, इसका हमें एंडोक्राइन फंक्शन पता नहीं था। ज्यादातर इसके एक्सोक्राइन फंक्शन को ही जानते थे। फिर जो है वो अ, इसके अंदर जो है 1869 के अंदर एक जर्मन मेडिकल स्टूडेंट था, उसका नाम था पॉल लैंगरहंस। लैंगरहंस जो है वो इसका पाउल या लैंगरहंस नाम था इसका। और उसने क्या किया था, डिस्क्राइब सम अनयूजुअल क्लस्टर ऑफ सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द पेनक्रियाज। उसको कुछ अनयूजुअल, यानी इससे पहले जो डिस्कवर नहीं हुए थे, अनयूजुअल क्लस्टर ऑफ सेल उसने देखे जो कि पूरे पेनक्रियाज में क्या थे, डिस्ट्रीब्यूटेड थे ना, पूरे इसके क्लस्टर। और उस क्लस्टर को नाम दिया गया आइलेट्स ऑफ लंगरहंस। आइलेट्स ऑफ लंगरहंस इसको नाम दे दिया। अब ये जो क्लस्टर नजर आ रहे हैं इनमें से कुछ क्लस्टर ऐसे हैं जिनको मैं येलो कलर दे रहा हूँ, और कुछ क्लस्टर्स ऐसे हैं जिनको मैं कौन सा कलर दे रहा हूँ, रेड कलर दे देता हूँ। अब मैं जिनको रेड कलर दे रहा हूँ मैं इनको कह देता हूँ कि ये अल्फा सेल है और ये अल्फा सेल है। और जिनको मैं येलो कलर है इसको मैं कह देता हूँ कि ये बीटा सेल है। तो असल में क्या होता है कि ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरसन है, ये जो पॉपुलेशन है सेल की, पॉपुलेशन जिसमें अल्फा सेल है और जो बीटा सेल है, यही किसका काम करते हैं, यही काम करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर, क्योंकि ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन। अल्फा सेल सिक्रीट करता है ग्लूकागोन हार्मोन और बीटा सेल प्रोड्यूस करता है कौन सा हार्मोन, इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस करता है। और ये दोनों हार्मोन जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। कैसे एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे ब्लड के अंदर हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा तो सिक्रीट होगा इंसुलिन। बीटा सेल क्या सिक्रीट करेंगे, इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या करेंगे कि जो ग्लूकोज का लेवल जो आपके उसमें ब्लड में बढ़ गया था आफ्टर मील, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद जो है वो ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ ही जाता है। तो उसके बाद ये क्या करता है कि ये इंसुलिन सिक्रीट होता है और इंसुलिन क्या करेगा कि ये एक तो क्या करता है कि इस ग्लूकोज के लेवल को जो है वो ब्लड के सेल्स को एक्टिव करता है, हमारे मसल्स को, हमारे लिवर के सेल्स को एक्टिव करता है कि वो उस ग्लूकोज को क्या करें, एब्जॉर्ब करें और किस में कन्वर्ट कर दें उसको ग्लाइकोजन में। या दूसरी चीज ये है कि उसको जो है वो ग्लाइकोजन के तौर पे स्टोर कर लें, या बॉडी के मेटाबॉलिज्म में उस ग्लूकोज को क्या करवा देता है, इस्तेमाल करा जाए, अगर ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। लेकिन अगर ग्लूकोज का लेवल लो हो जाए,
लो इन ब्लड, जैसे when blood glucose level drop, for example after a person skip breakfast, अगर आप नाश्ता नहीं करते सुबह, ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, मेल को स्किप कर देते हैं, मील को स्किप स्किप कर देते हैं अपने मील को, तो फिर क्या होगा, आपका जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, गिर जाएगा। अब जब ग्लूकोज का लेवल गिर जाएगा तो फिर रिलीज होगा क्या, फिर रिलीज होगा आपके पास इंसुलिन, रिलीज नहीं होगा। अब जो है वो बीटा सेल जो है वो अल्फा सेल रिलीज करेंगे क्या, ग्लूकागोन। और वो ग्लूकागोन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को दोबारा किसमें तोड़ देगा, ग्लूकोज के अंदर जो है वो तोड़ देगा। इवन के जो है वो इट आल्सो प्रोमोट लिपिड ब्रेकडाउन, रिलीजिंग फैटी एसिड दैट आर मेटाबोलाइज फॉर एनर्जी। उसको भी जो है वो ब्रेक डाउन करेगा लिपिड को, ताकि उससे क्या प्रोड्यूस हो, उससे जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो। तो यानी एक दूसरे के क्या काम कर रहे हैं, एक दूसरे के ये एंटागोनिस्टिक जो है वो काम कर रहे हैं। तो इन दोनों का काम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इसके बाद, अब अगर किसी भी वजह से ये इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, या आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो इस इंसुलिन को रिस्पॉन्स ना दें, तो एक, तो इससे जो है वो एक जो चीज होती है, तो हम क्या कहते हैं diabetes हो सकती है डिजीज, diabetes mellitus। अब क्या हो गया, डिफेक्ट इन इंसुलिन प्रोडक्शन। अभी डायबिटीज मेलिटस क्यों क्यों हो रही है, या तो ये होती है किसकी वजह से, डिफेक्ट इन इंसुलिन प्रोडक्शन, किसी भी वजह से आपका इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, किसके पेनक्रियास किसी भी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, या फिर रिसेप्शन बाय टारगेट सेल, या डिफेक्ट हो जाए किसके अंदर, एक तो इसमें हो जाए, या फिर डिफेक्ट हो जाए रिसेप्शन बाय टारगेट सेल। अब देखो इंसुलिन के जो टारगेट सेल हैं वो कौन से हैं, हमारे मसल्स हैं, और हमारा क्या है, लीवर के सेल्स, यहीं पर ग्लूकोज को डिपॉजिट कराती है। अब इन टारगेट सेल्स पर लगे हुए होते हैं इंसुलिन के रिसेप्टर, इनके इंसुलिन के रिसेप्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा, और ग्लूकोज कहाँ बढ़ जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। अगर इंसुलिन रिलीज नहीं होगी तो इस ग्लूकोज को जो है वो मसल्स तक और लीवर तक पहुंचाने वाला कोई नहीं होगा। और अगर इंसुलिन रिलीज हो भी रही है लेकिन ये रिसेप्टर उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो भी ये ग्लूकोज ब्लड और मसल्स के अंदर और लीवर में नहीं जाएगा, तो भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ बढ़ जाएगा, कंडीशन डायबिटीज बेसिकली क्या है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल आर हाई, ब्लड ग्लूकोज लेवल आर, में क्या होता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाता है, वो high। और उसकी दो वजह हो सकती है, या तो इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो रहा हो सही तरह से, या इंसुलिन को रिस्पॉन्स देने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, द लैक ऑफ फंक्शनल इंसुलिन इन diabetic cause the body rely much more healthy on fats as energy source। अब देखो ग्लूकोज का अगर लेवल कम हो जाएगा, हमारे पास जो एनर्जी की जो मेन सोर्स है वो क्या है, वो है ग्लूकोज। में जो एनर्जी मिलती है किससे मिलती है, ग्लूकोज से। लेकिन जब आपके सेल्स के अंदर, ये आपको बॉडी के सेल्स हैं, अगर इन सेल्स को ग्लूकोज मिल ही नहीं रही है, यानी कि इनके पास ग्लूकोज अंदर नहीं जा रही, तो ये क्या करेंगे, ये किसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे फैट। क्या इस्तेमाल होगी, ये फैट जो है वो इस्तेमाल होगी किसके लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, लीडिंग टू हाई सर्कुलेशन ऑफ लेवल ऑफ लिपिड इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल, सीवियर डायबिटीज का फैट डिपॉजिट इन ब्लड। अब देखो जब ये फैट जो है लिपिड जब टूटेगी, तो जाहिर सी बात है जब लिपिड टूटेगी तो उससे उसके ब्रेक डाउन होने से क्या रिलीज होंगे, फैटी एसिड। उसके ब्रेक डाउन होने से क्या रिलीज होंगे, फैटी एसिड। और ये फैटी एसिड फिर कहाँ जमा होना शुरू हो जाएंगे, आपके ब्लड में। आपके ब्लड में, ब्लड वेसल्स में अगर किसी को डायबिटीज है तो ब्लड वेसल्स के अंदर फैटी एसिड क्या होना शुरू हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे। और लिवर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए लिवर कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देगा।
बनाना शुरू कर देगा, तो आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हाई ब्लड, तो उससे क्या होगा, जब ये कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा हो रहा है, फैटी एसिड भी ज्यादा हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और हार्ट डिजीज भी ज्यादा हो जाएंगे। तो मतलब कह सकते हैं कि ये जो डायबिटीज मेलाइटस है, ये वजह बन सकती है ब्लड प्रेशर की भी, और किसकी, जो है वो हार्ट डिजीज की भी वजह बन सकती है। और फैटी एसिड डिपोजिट इन स्मॉल वेसल्स कैन आल्सो डैमेज द रेटिना ऑफ द आई। हमारी आई का जो रेटिना होता है, सबसे इनर जो लेयर है रेटिना, वहां पर की भी जो ब्लड वेसल्स हैं, तो उनके अंदर फैटी एसिड जमा हो जाएगा, तो रेटिना भी जो है वो डैमेज हो सकता है। अक्सर जो है वो आईज का प्रॉब्लम हो जाता है किसको, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, लीडिंग टू ब्लाइंडनेस एंड द किडनी, लीडिंग टू द किडनी फेल्यूर, यानी इसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाएगी। इवन कि अगर किडनी तक भी ब्लड की सप्लाई सही तरह नहीं होगी, तो वहां पर भी क्या हो सकता है, किडनी के भी फेल्यूर होने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। ये सब हमने कंसिक्वेंसेस देखे कि अगर डायबिटीज हो जाती है तो उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर भी हो सकता है उसकी वजह से, उसकी वजह से जो है हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसकी वजह से किडनी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और उसकी वजह से जो है वो बेसिकली जो है वो ब्लाइंडनेस भी जो है वो हो सकती है। और तमाम चीज़ों के पीछे जो रीज़न है वो क्या है, कि जब ग्लूकोज नहीं होता तो फैट जो है वो एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है। जब फैट एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फैटी एसिड बनते हैं, और फैट की डिपोजिशन जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अच्छा, डायबिटीज़ की अगर हम टाइप देखें, तो डायबिटीज़ जो है वो राइट, इसकी टू टाइप्स हैं। एक को कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1, और दूसरी है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज टाइप 2। टाइप 1 और दूसरी है टाइप 2। अब टाइप 1 जो है ये है, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये क्या है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या मतलब है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, इसमें क्या होता है कि हमारे अपने ही इम्यून सेल जो है वो कुछ एंटीबॉडीज बनाते हैं। वो एंटीबॉडीज जाकर क्या करती हैं, हमारे पेनक्रियाज पर बीटा सेल पर अटैक कर देती हैं। हमारे पेनक्रियाज में जो बीटा सेल होते हैं उन पर क्या कर देती हैं, अटैक कर देती हैं। और जब बीटा सेल पर अटैक करेंगी तो आपको बताया फिर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। द इम्यून सिस्टम अटैक एंड डिस्ट्रॉय इट्स ओन बीटा सेल, यानी किसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ये इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय, अपने ही जो है वो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। ऑटो इम्यून का मतलब कि अपने ही सेल को आपकी इम्यून सेल जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर कर क्या करा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करा रहे हैं। और ये क्यों होता है, यूजुअली काज बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट बीटा सेल। बीटा सेल के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस होती हैं, बीटा सेल के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, इट इज ट्रीटेड बाय यूजिंग इंसुलिन इंजेक्शन टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। अब इसकी सिंपल सी ट्रीटमेंट क्या है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो, तो अब क्या करोगे, इंसुलिन के इंजेक्शन दे देंगे। वो काम जो नेचुरली बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो अब हमने क्या करना है कि इंसुलिन के इंजेक्शन दे देते हैं। तभी हम इसको इस टाइप 1 को कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, इसको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में। अब आ जाते हैं किसकी तरफ, अब आते हैं टाइप 2 की तरफ। तो टाइप 2 के अंदर क्या होता है, ये एसोसिएटेड होती है। वैसे टाइप 1 तो ज्यादातर जेनेटिकल होती है, वो अगर होनी होती है तो अर्ली एज के अंदर ही हो जाती है। लेकिन टाइप 2 जो है, इट इज एसोसिएटेड विद जेनेटिक, यानी ये एसोसिएटेड होती है जेनेटिक, यानी जीन जेनेटिकली भी हो सकती है, जेनेटिक हिस्ट्री भी हो सकती है, ओबेसिटी, मोटापे की वजह से भी हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकती है, और ये ओल्ड एज की वजह से भी हो सकती है। अब इसके अंदर होता क्या है, टाइप 1 के अंदर इंसुलिन इज प्रोड्यूस, यानी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, इसमें प्रोड्यूस इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, बट बॉडी सेल, कौन से वाले बॉडी सेल, जो टारगेट सेल्स हैं, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन। वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स ही नहीं देते। अब मिसाल के तौर पे ये आपके मसल्स के सेल हैं, इन पर इंसुलिन के ये रिसेप्टर्स लगे हैं, ये रिसेप्टर किसी भी वजह से इनएक्टिव हो गए। अब इंसुलिन इनके पास ग्लूकोज डिपॉजिट कराने आ तो रही है,
लेकिन ये इंसुलिन को रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, तो ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहे। तो क्या हो रहा है, तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब ये इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं देते तो कुछ टाइम के बाद इंसुलिन भी प्रोड्यूस होना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके अंदर इट इज कैन बी कंट्रोल बाय अडॉप्टिंग लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। इसको जो है वो अडॉप्ट किया जा सकता है अगर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट यूज की जाए। तो ओबेसिटी को कम किया जाए, स्ट्रेस को कम किया जाए, तो उससे जो है वो ये जो रिसेप्टर्स हैं उनको इनएक्टिव जो है वो किया जा सकता है। मतलब क्या होता है कि जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होती है हमारी बॉडी में। जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होती है हमारी बॉडी में तो अक्सर बहुत ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होने की वजह से हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं मसल्स के अंदर या लिवर पर जो रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर इंसुलिन को रिस्पॉन्स देना छोड़ जाते हैं। तो ऐसा वो बहुत हाई इंसुलिन रिलीज हो रही हो, और हाई इंसुलिन कब रिलीज होगी, जब बहुत ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जो है वो आप क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। जैसे कोई बंदा बार बार आपके दरवाजे पे नॉक कर रहा है तो आप उसको फिर रिस्पॉन्स नहीं दोगे, तो इसी तरीके से बहुत सारी इंसुलिन बार बार रिसेप्टर पर जाकर अटैच हो रही है तो वो उसको रिस्पॉन्स देना क्या कर देते हैं, छोड़ देता है। तो इट वॉज ऑल अबाउट पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे जो है वो ये क्या 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 जो है वो प्रॉब्लम आते हैं। स्पेशली हमने यहाँ पर किसकी बात करी, इंसुलिन की जो है वो बात की।